हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th के फिज़िक्स का जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे और 10 यूनिट मिलाकर मोटा मोटी 1000 के आसपास क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पता करना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, नहीं, जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज पे उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज इज। ऐसा नहीं है कि ये ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो चाहिए ही, आपको हर एक टॉपिक का नॉलेज चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना पाएंगे। ये आपको एक तरह से रेफरेंस देगा कि इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा इसी में से आ ही जाएगा, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये आपको एक आइडिया देगा कि क्वेश्चन किस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन है, तो आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दे या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे दे। तो वो आप क्लास में पढ़े हैं, वो तो आपको याद रहना ही चाहिए। ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि क्वेश्चन किस तरह का पूछता है, किस तरह का पूछ सकता है। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, 30-40% क्वेश्चन इसमें का भी हो सकता है। ये एज्यूम करके नहीं चलिए कि 100% क्वेश्चन इसमें से ही आएगा। पूरा सिलेबस का नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? सिग्मा से। क्या होता है फॉर्मूला? चार्ज स्प्रेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ज स्प्रेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज स्प्रेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। और चार्ज स्प्रेड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव में आपका ऐसा यूनिट भी पूछ सकता है, तीनों में से किसी का डायमेंशन भी पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आप निश्चित रूप से आप लोगों को याद होना चाहिए। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका यूनिट जो आप पढ़े होते हैं। नहीं, यहाँ पर लेकिन यूनिट आपको कुछ अलग नज़र आ रहा है, फैराड पर मीटर आ रहा है। नहीं, तो फैराड पर मीटर कहाँ से आ गया? तो हम लोग कैपेसिटर का फॉर्मूला एक पढ़े थे, C इक्वल टू क्या? A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। उम्मीद है आप लोग को याद होना चाहिए। यहाँ D हमारा डिस्टेंस है। नहीं, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। नहीं, तो ये वाला मीटर इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा ये कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैराड। नहीं, तो ये मीटर हमारा ख़त्म है, यहाँ पर ये बचा सिर्फ m है, नहीं मीटर। तो अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? फैराड पर मीटर। यहाँ से अगर देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा? फैराड पर मीटर। नहीं, तो फैराड पर मीटर यूनिट हर जगह है। हमको वैल्यू पता है कितना? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। अच्छा, कभी कभी आपसे सिर्फ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ऐसा यूनिट भी पूछ सकता है, और ऑप्शन में हो सकता है फैराड पर मीटर, या मीटर पर फैराड पूछ दे, या मीटर इंटू फैराड पूछ दे, मीटर माइनस फैराड पूछ दे, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यूनिट को भी और इसका डायमेंशन भी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन भी पूछता है, तो उसको भी आपको याद करके रखना है, ध्यान में रखना है। अगर नहीं याद है तो बनाना कैसे है डायमेंशन, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ इज। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? जो जनरल फार्मूला है, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/r²। नहीं, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आर कैप का यूज़ करते हैं। अब कैप को हटाकर अगर देखें आर कैप, तो आर कैप बराबर क्या होता है? अगर वेक्टर फॉर्म में आप देखें तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। नहीं,
तो आर कैप के बदले यहाँ पर अगर हम आर वेक्टर बाई आर लिखे तो आर से आर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए आर क्यूब वाला ऑप्शन कौन सा है। तो ऊपर में हमारा आर वेक्टर भी चाहिए और नीचे में आर क्यूब भी चाहिए। इसमें नीचे आर क्यूब है लेकिन आर वेक्टर नहीं है। अच्छा, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा है, इसका पावर 3 आप बोल रहे हैं आर का पावर 3। तो दोनों हमारे एक ही चीज़ है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, फोर्स का 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ जो आर कैप होता है डायरेक्शन को बताने के लिए, आर कैप के बदले हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर बाई आर, ऐसा कुछ नहीं। तो इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पावर 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 5, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर इज। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम लोग किसको बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का डिफिनीशन आपको पढ़े हैं। वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू जिसके कारण हमारा कि कोई भी क्या बोल सकते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक्स, कोई भी डाइलेक्ट्रिक्स से चार्ज लीकेज हो जाए, मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक्स है उससे चार्ज का अमाउंट लीकेज हो जाए, उससे चार्ज का अमाउंट बाहर आ जाए, तो उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, एक तो होता है न्यूटन पर कूलम और दूसरा क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो इसमें जो वैल्यू बताना है वो यूनिट है वोल्ट पर मीटर। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा कि एयर में चार्ज लीकेज हो जाए, मतलब एयर से चार्ज एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करने लगे। नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि कितना होता है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। अब वोल्ट पर मीटर में ऑप्शन ना देके कभी कभी यूनिट न्यूटन पर कूलम भी दे सकता है, 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। नहीं, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर, इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। इसके बाद है कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडेंसर। हम लोग कंडेंसर कहिए या कैपेसिटर कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, कंडेंसर या कैपेसिटर। नहीं, तो हम लोग कैपेसिटर 3 टाइप का पढ़े थे, एक पढ़े थे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक हम लोग पढ़े थे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और एक हम लोग पढ़े थे स्फेरिकल कैपेसिटर। 3 टाइप के कैपेसिटर हम लोग पढ़े थे। तो तीनों टाइप के कैपेसिटर का जो फाइनल वैल्यू है वो आपको याद रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है और तीनों 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, तो यहाँ है स्फेरिकल कंडेंसर, स्फेरिकल कैपेसिटर का फाइनल वैल्यू हम लोग कितना लाए थे, C = 4πε0 इंटू A इंटू B बाई B-A, अगर आपको याद हो तो यही हम लोग पढ़े थे। अब इसमें ए और बी के बदले स्मॉल आर और कैपिटल आर दे दिया है, ए के बदले दे दिया है स्मॉल आर और बी के बदले यूज़ किया है कैपिटल आर। नहीं, तो कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4πε0 इंटू ए के बदले हमारा आर हो गया और बी के बदले ये हो गया, तो बी और माइनस ए। नहीं, तो ए बी, ए हो गया स्मॉल आर, बी कैपिटल आर और बी माइनस ए, तो बी हो गया हमारा आर और माइनस आर। नहीं, तो ये देखिए, अच्छा रिलेट कीजिए, सोचिएगा कि इसी तरह का तो ऑप्शन सब लग रहा है। देखिए, तो ए इंटू बी इसमें है क्या, नहीं, ए स्क्वायर बी है, यहाँ पर नीचे माइनस के बदले प्लस है और यहाँ पर माइनस है भी नीचे तो ऊपर इसका स्क्वायर है। नहीं, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4πε0 इंटू ए इंटू बी बाई बी माइनस ए। नहीं, तो हो सकता है आपको एग्जाम में ए बी का यूज़ कर दे या ये भी यूज़ कर सकता है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी अलग वैल्यू दिया हुआ हो सकता है XY दे दे कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको खुद से वहाँ पर सोचना है कि स्फेरिकल कंडेंसर स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, उसका यूनिट हमारा कैसा होता है, तो खुद से सोचकर उस समय टिक करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर इज, किसी भी कंडेंसर का कैपेसिटी कितना होता है। नहीं, C = कैपेसिटेंस C = क्या फार्मूला होता है, Q/V। एकदम सिंपलेस्ट फार्मूला है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जरूर याद रखेंगे। ये कैपेसिटी ऑफ ए कंडेंसर C = क्या होता है, Q/V होता है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट, C = Q/V। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर n कैपेसिटर है और सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C1 ही है, और वो कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। इसको आप दो तरह से, एक तो आप जानते हैं कि अगर हमारा पैरेलल कंडीशन है तो पैरेलल कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कंडीशन में सीधा फार्मूला होता है C1 + C2 + C3 + C4
तो जितना भी सी है उस सारे सी को जोड़ दीजिए। 3 बार है तो कितना हो जाएगा 3C। अगर 4C हो जाता, 4 बार सी को जोड़ते तो कितना हो जाता 4C। 5 बार अगर सी को जोड़ते तो कितना हो जाता 5C, 6C, 7C ऐसा कुछ। तो n बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा NC नॉर्मल। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, सोचिए आप खुद से। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि n नंबर ऑफ कैपेसिटर और सारा का कैपेसिटेंस कितना है C1 है, तो कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस C = n × C1। नहीं, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट p वेक्टर in its position perpendicular to electric field is taken 0, then its potential energy at an angle theta with E and P is given by। देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़े थे, हम लोग देखे थे कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसमें अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है तो इस पर इधर फोर्स लग रहा था, इस पर इधर फोर्स लग रहा था और टॉर्क डेवलप हो रहा था। टॉर्क टाउ का वैल्यू कितना था PE sin थीटा। नहीं, तो फिर इसकी सहायता से यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर कितना है उस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू डिराइव किए थे। वो 5 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हम बताए थे कि आपको उसका ऑब्जेक्टिव भी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी उसका फाइनल वैल्यू पूछता है। नहीं, तो जो हमारा u का वैल्यू आया था वो कितना आया था -PE cos थीटा 1 - थीटा 2। नहीं, cos थीटा 1 - थीटा 2। तो बोल रहा है कि शुरू में वो कितना एंगल पे है, शुरू में है वो 90 डिग्री एंगल पे। शुरू में कितना एंगल पे है 90 डिग्री, और फिर बाद में कितना आ जाता है थीटा एंगल पे। तो शुरू में 90 डिग्री पर है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। तो एक पोर्शन तो हो गया हमारा 0, और दूसरा बाद में कितना एंगल पे आ जाता है, बाद में आ जाता है थीटा एंगल पे। नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा -PE cos थीटा, क्या बचेगा -PE cos थीटा। तो -PE cos थीटा को अगर आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर माइनस तो रहेगा ही रहेगा, -P वेक्टर डॉट E वेक्टर। नहीं, तो ये आपका फाइनल वैल्यू। अगर आप अभी नहीं भी समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे जो लोग फार्मूला जिनको ध्यान में होगा, जिन लोगों को नहीं ध्यान में है तो आप एक बार कॉपी पलटिए और कॉपी में आपको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा करके कुछ टॉपिक होगा जिसका वैल्यू फाइनल वैल्यू आया था -PE cos थीटा 1 - थीटा 2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी -P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फिगर इफ नेट फोर्स Q इज 0 देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q बाई स्मॉल q। अगर इस फिगर में बोला जा रहा है कि नेट चार्ज का वैल्यू 0 हो जाएगा, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नेट चार्ज का वैल्यू 0 हो जाएगा किसके ऊपर, Q के ऊपर। यहाँ पर दो चार्ज Q है, एक चार्ज Q यहाँ है, एक चार्ज Q यहाँ है। बोला जा रहा है कि दोनों में से किसी एक चार्ज के ऊपर टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमको पता करना है कि कैपिटल Q बाई स्मॉल q का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सोचिए खुद से। हम लोग अगर वीडियो लंबा होने लगा तो 10 क्वेश्चन ही रहने देंगे, फिर 10 क्वेश्चन कल देखेंगे। ऐसा नहीं घबराइएगा कि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो सावधानी से इसको समझिए। ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं ये कैसा फिगर है, स्क्वायर है। इधर डिस्टेंस r है, इधर भी r है, चारों साइड हमारा सेम है, r ही है। नहीं, और अगर स्क्वायर का आप जानते हैं कि डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, साइड रूट 2 भुजा रूट 2, तो r√2 हो जाएगा। नहीं, r√2 हो जाएगा। अब हमको देखना है कि इस Q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अगर ये देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज भी इसको इधर ही रिपेल कर रहा है। तो क्या कभी इस पर नेट फोर्स वैल्यू 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। सारा फोर्स तो इसको धक्का देकर भगा ही रहा है। तो हमको क्वेश्चन में एक चीज़ गलत लग रहा है, वो क्या है कि यहाँ जो चार्ज है वो -Q होगा, तब जाके बात बनेगा। ये चार्ज इसको इधर धक्का दे रहा है, ये चार्ज इसको इधर धक्का दे रहा है, और ये निगेटिव चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट करे तो बात बन सकता है, क्योंकि इसका और इसका, इस दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा और उसको ये इधर बैलेंस करेगा। नहीं, तब जाके हमारा यहाँ पर नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा नीचे समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसको हम पहले ही बना लिए हैं कि अभी थोड़ा सा समझाना आसान हो।
तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो चार्ज है इसके ऊपर ये चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और इसके ऊपर ये चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कूलम्ब्स लॉ की सहायता से। और ये निगेटिव चार्ज इसको इधर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। नहीं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ की यह डायगोनल जो है स्क्वायर को बीच में से क्रॉस करता है, मतलब इधर एंगल कितना होगा 45 डिग्री। नहीं, अब यहाँ से हमको पता करना है कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का रेशियो पता करना है। नहीं, तो अगर हम देखें यहाँ जो फोर्स है एफ, और इसका हम लोग नाम दे दिए हैं। नाम देना आप लोग जानते हैं कैसे नाम देना है। इसका हम लोग क्या नाम दिए हैं? इसका नाम हम लोग दिए हैं एफ क्यू क्यू माइनस, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू निगेटिव चार्ज माइनस क्यू। नहीं, तो ये हमारा इधर जो लग रहा है इसका कंपोनेंट अगर हम इधर लिखना चाहें तो कंपोनेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ क्यू क्यू माइनस इंटू कॉस थीटा। नहीं, तो इसका कंपोनेंट हम लोग इधर देखें तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर भी लगना चाहिए। दोनों तरफ फोर्स सेम लगना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होना है। या फिर दूसरे तरफ भी अगर देखिएगा तो भी संभव है कि इसका कंपोनेंट इधर जितना है, मान लीजिए इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा एफ क्यू क्यू माइनस साइन थीटा, और उतना ही इधर भी होना चाहिए। तो अगर देखा जाए, देखिए ये चार्ज यहाँ जो ऊपर है, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये चार्ज भी इस चार्ज के ऊपर लगा रहा होगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों फोर्स हमारा सेम है। और चूँकि साइन 45 कॉस 45 भी सेम है, तो इस फोर्स का कंपोनेंट जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा। तो कोई भी लेकर चलिए, वाई एक्सिस लेकर चलिए, एक्स एक्सिस लेकर चलिए, दोनों हमारा ठीक है, दोनों का वैल्यू हमारा सेम ही होगा। तो इधर और इधर हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं। नहीं, तो हम लोग ले लिए हैं एफ क्यू क्यू माइनस कॉस थीटा, मतलब इसका कंपोनेंट हम लोग इधर ले रहे हैं, वो बराबर है किसके? एफ क्यू इंटू क्यू। अब इस फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू एक चार्ज इंटू दूसरा चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस प्लस नहीं, मतलब डायरेक्शन नहीं लेते हैं भाई, आर स्क्वायर। अब आर जो है दोनों चार्ज के बीच का आर, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारा r√2। नहीं, तो इस कंडीशन में 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों है आप जान ही रहे हैं, क्योंकि उसका कंपोनेंट हम ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में कॉस थीटा हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4πε0। एक चार्ज है कैपिटल क्यू और एक चार्ज है स्मॉल क्यू, तो क्यू इंटू क्यू और बाई आर स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर है, तो डिस्टेंस हम लोग ले लिए हैं आर स्क्वायर। अब थीटा हमारा कितना है? 45 डिग्री। अभी आपने देखा कॉस थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो उसको हम थोड़ा पहले ही लिख लिए, इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आर स्क्वायर, इंटू √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। नहीं, इधर तो हमारा सेम रहेगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, इधर जस्ट करते हैं। अब जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करवा दीजिए। 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्यू से ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से कैंसिल करवाया जा सकता है। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा q/2 और इधर cos 45। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 इक्वल टू इधर हो जाएगा q/1। नहीं, अब जो है हमको चाहिए q/q का रेशियो। तो इस 2√2 को हम इधर से लेकर इधर जा सकते हैं और इस q को नीचे ला सकते हैं। तो वही हम लोग किए, इस q को हम लोग नीचे ले आए हैं और यहाँ जो 2√2 है इसको हम लोग ऊपर ले आए हैं। तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का रेशियो कितना हो गया? 2√2/1, मतलब 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो कितना हो जाएगा? 2√2। तो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू, इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 2√2, और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। नहीं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, q/q का रेशियो कितना हो गया? 2√2। यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में ही हमारे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो रहने देते हैं आज हम लोग 10 क्वेश्चन ही। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्व करने वाला हो तो हमारा टारगेट रहेगा कि 15-20 मिनट का में जितना क्वेश्चन सॉल्व हो पाए उतना क्वेश्चन हम लोग डेली देखें, कि मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाए, इरिटेटिंग हो जाए। डेली हम लोग 15-20 मिनट ही, जितना हो 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हो पाए उतना ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।